तो गाइस एनसीईआरटी एनालिसिस की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने वन मोल को कैलकुलेट किया था, ठीक है। और अब यहाँ से आगे हम लोगों को चलना होगा, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी, एटॉमिक मास की बात हो गई थी पहले, उससे पहले एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात हो गई थी। फिर मैंने वन मोल निकाला कि वन मोल कितना होता है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे मोलर मास की, ठीक है। मोलर मास, सुनना ध्यान से प्लीज, ठीक है। पेन रख दीजिए और सामने ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी एनालिसिस ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा अगर आप टीचर के तरीके से समझोगे तो एनसीईआरटी एकदम बच्चों जैसी लगेगी, ठीक है। तो दो चार चीजें हैं, एक बार समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी में वापस आएंगे, ठीक है। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास है उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले थोड़ा सा कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। कोई आपसे कहे, अच्छा एक और बात, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स, ग्राम के अंदर लेना मास, ध्यान रखना, ठीक है, फिक्स है। तो एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में जो होगा उसको हम लोग मोलर मास कहेंगे। जैसे कोई आपसे पूछे कि वन मोल नाइट्रोजन एटम्स है आपके पास, बताओ इसका मास कितना होगा ग्राम्स में, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा गया है, वन मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास ग्राम में। तो क्या करना है, सबसे पहली बात, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम बताओ ग्राम में कितना होगा, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में ही सीखा था, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 है, तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा, यस और नो। ये एक नाइट्रोजन एटम का मास है, ठीक है। वन मोल नाइट्रोजन एटम बोले तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यस और नो। तो इतने एटम्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे ना तो बड़े मजे की बात है, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 14 ग्राम्स। सर कैसे आएगा, सर कैसे आएगा, देखो बता देता हूँ, ठीक है। सुन लो, चिंता मत करो, बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन में बताइए। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूँ, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, हाँ देखो इलेबोरेट कर देता हूँ। 10 की पावर माइनस 24 और 10 की पावर 23 से क्या मिल गया, 10 की पावर माइनस 1 मिल गया है, ठीक है। देख लो, ठीक है, 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर माइनस 23 से क्या मिल गया, 10 की पावर माइनस 1, चले आगे, ठीक है। 1.66 और 6.022, 1.66 और 6.022 मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, दोनों ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमें दे देंगे 10, अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। भाई 6 टू जा 12 होता है, 6 1 जा 6 होता है, तो 6.022 इंटू 1.66, 6 और 12 के बीच आएगा, तो ये 10 आता है। और 14 आ गया ऐसे का ऐसा, ये लो, ठीक है। 14 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 14 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, और यहाँ से आंसर गाइस आ गया है 14 ग्राम। यहाँ से आंसर कितना आ गया है, 14 ग्राम हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चले आ गया सोनो, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो 14 ग्राम यहाँ से आंसर आ गया है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा मोलर मास आ गया है। अब सुनो, कोई आपसे पूछे बताओ मास ऑफ वन मोल फोस्फोरस एटम्स कितना होगा, तो फोस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 31 है, तो सिंपली वही आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 31 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे ना जब, तो 1.66 और 6.022 मल्टीप्लाई होके हमें अगेन 10 दे देंगे, अगेन वहां से 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, अगेन वहां से 31 आ जाएगा, सोल्व करके यहाँ से आंसर आ जाएगा 31 ग्राम। कितना आएगा देख लो, ठीक है, 31 ग्राम आंसर आ जाएगा, 31 ग्राम आंसर आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक, कोई आपत्ति, बताइए, कोई दिक्कत, आगे चले। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो मोलर मास हो गया, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पे टर्म, ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी पे वापस आता हूँ, एनसीईआरटी पे, ठीक है। मोलिकुलर मास क्या है, देखो मोलिकुलर मास क्या है, जैसे हमारा एटॉमिक मास था ना, ठीक है, एनालोगस टू, कलर चेंज कर देता हूँ उनको, हाँ, एनालोगस टू, एनालोगस टू एटॉमिक मास, मतलब क्या, एटॉमिक मास क्या था बताना जरा, एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, ठीक है, एक एटम का मास एएमयू में। ऐसे ही, ऐसे ही मोलिकुलर मास क्या होगा, ऐसे ही मोलिकुलर मास क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, ऐसे ही मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास होगा मास ऑफ ए मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास एएमयू में, एक मोलिक्यूल का मास एएमयू में, ठीक है। लेट मी टेल इट बाय थ्योरी, क्या बोला है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, तो यानी कि एटॉमिक मासेस को ही ऐड करना है, एटॉमिक मास मतलब कौन, जो एएमयू वाला मास है उसको ऐड कर दोगे तो मोलिकुलर मास मिल जाएगा। yes or no, it is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms। सिंपल सी बात है भाई, CH4 है, कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो इतना है, हाइड्रोजन का इतना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि यहाँ पे कहा मल्टीप्लाइंग, ठीक है, तो हमारा मोलिकुलर मास आ गया। सिंपल सी बात है भाई, मास नंबर ऐड कर दो, अरे जमीन पे आओ, जमीन पे, जमीन पे आओ, CO2 है, CO2 है, कार्बन का कितना है, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 2, ऐड करो एएमयू रखो, बात खत्म, ऐड करो एएमयू रखो, ऐड कर दो एएमयू रख दो। अब ये जो मास आया है, ये जो मास आया है, ये जो आएगा यहाँ से, ये हमारा मोलिकुलर मास होगा, क्या होगा हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत, आए ना बोलो, यस और नो, आगे चले, आगे चले, ठीक है, तो ये मोलिकुलर मास हो गया। मोलर मास की बात आ गई यहाँ पे, मोलर मास की बात आ गई, ठीक है। एनसीईआरटी की कुछ चीजें जो थोड़ा सा बताने में इजी रहेंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एट द एंड आपकी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कवर हो रही है, एकदम वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो मैं बोल दिया तो बोल दिया, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है, बस ध्यान दो, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, सुनना, ये हमारे जॉन डाल्टन है, जो कि 1776 से लेकर 1884 तक अपने जीवन काल में थे, ठीक है, देखो यहाँ पर ईयर भी लिखा है, ठीक है, मुझे बड़ा मजा आता है साइंटिस्ट के जीवन में देखने में, 1776 टू 1884, ठीक है। आइए जरा सुनते हैं इनका क्या कहना था। तो 1808 में इन्होंने क्या दिया था अपना, जो है अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, जहां पर क्या कहा था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, all atoms of a given element have identical properties including mass, ठीक है। तो एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल है, क्या कह रहे हैं, आयरन है, जैसे आयरन, जैसे आयरन है, आयरन के मान लो लेट से मेरे पास दो एटम्स हैं, तो ये दोनों एटम्स सेम होंगे हर एस्पेक्ट में, ये दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, सिंपल सी एकदम बच्चों वाली बातें हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कोई जेई एस्पिरेंट है तो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ना 2021 और 22 में जेई मेंस से क्वेश्चन आए, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ईयर भी बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे जेई मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, कोई जेई मेंस एस्पिरेंट है तो, ठीक है। एनीवेज, एनीवेज, ठीक है। अब डाल्टन की लिमिटेशन भी आ गई, डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आएंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर, वहां बात करेंगे, ठीक है। अब एटॉमिक मास की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से देख लो, क्या है मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, सिंपली बात है एएमयू में, ठीक है, एएमयू यहाँ कहीं बाद में लिखेंगे लोग, एएमयू में जो मास है, ठीक है ना, तो देखो ये आ गया एएमयू, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यस और नो, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 1 एएमयू क्या होता है ना, तो ये बात हो गई सारी। फिर हमने मोलर मास की बात कर ली, मोलर मास की बात कर ली, आगे चलते हैं, फिर यहाँ से मोलिकुलर मास आ गया, मोलिकुलर मास आ गया, ये 1 एएमयू का रिलेशन आ गया, ठीक है। एएमयू को हम लोग यू से भी लिख सकते हैं, जो क्या है यूनिफाइड मास है, ठीक है। when we use atomic masses of elements in calculations we actually use average atomic mass which are explained below। अब ये एवरेज एटॉमिक मास पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा जो मोल्स की कैलकुलेशन है आपको उससे कंफर्टेबल करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया मोल कंसेप्ट, अभी जो बात हुई, ठीक है।
तो मोल क्या हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ठीक है, कैसे आया था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 1 मोल आ गया था। ये नंबर कैसे आया था जरा बताना। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया था। अब ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर इसको प्रॉपर एक नंबर के तरीके से लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जो कि बचकानी बात है। ठीक है, इग्नोर करो इसको। तो 1 मोल, जैसे मैंने कहा, जब भी 1 मोल को लेकर कंफ्यूजन हो 1 डजन ले आओ। जैसे 1 डजन 12 है, जैसे 1 डजन 12 है, ऐसे ही 1 मोल कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन इतना हो गया आपका। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन कितना हो गया, इतना हो गया। 1 मोल पानी कितना होगा, इतने मोलिक्यूल हो जाएंगे। 1 मोल NaCl कितना होगा, इतना हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस और नो। फिर आया मोलर मास। मैं बता चुका हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास पानी का 18 ग्राम, मोलर मास NaCl का 58.5 ग्राम। मोलर मास पर हम लोग बात कर चुके हैं, यस और नो बोलो। कर चुके हैं, हाँ या ना, कर चुके हैं, हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से, एक दो बातें और यहाँ देख लेते हैं, फिर हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, तो एक बात मुझे यहाँ बतानी है। देखो सुनो, तो अब जो है यहाँ पे कहाँ गया पेज, वो हाँ ये रहा पीछे। हाँ, अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या बताना आपको। तो मैंने आपको मोल डिफाइन कर दिया है भाई, मोल क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने मोल की डेफिनेशन देख ली है। अब ना हमारे पास मोल्स के फॉर्मूलाज आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ना ये जो फॉर्मूला है ना, प्रॉपर डिराइव किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये रट्टा मारना, ये फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव्ड है यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से डिराइव्ड है, बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो कोई कोई आपसे कहे कि बताओ 20 ग्राम नाइट्रोजन में हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स होंगे 20 ग्राम नाइट्रोजन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या है 14 ग्राम, यस और नो। तो बताओ 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल, 1/14 मोल। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। अगर 1 ग्राम में इतना मोल, तो 20 ग्राम में कितना मोल, 20/14 मोल, है ना। अब देखो यहाँ पर जो 20 है वो क्या मेरे पास, वो गिवन मास है, 14 मोलर मास है। तो यहाँ से देखो ये कौन सा मास हो गया, गिवन मास, गिवन मास। ये कौन सा मास हो गया, मोलर मास। गिवन मास, मोलर मास। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला आ गया है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैसे डिराइव होता है ये चीज समझो, ये चीज समझो डिराइव कैसे किया गया है, ये चीज बहुत जरूरी है। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे, हाय ना बोलिए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला गया यहाँ से हमारे पास, ये फॉर्मूला गया। अगर मैं इसमें आगे समझना चाहूँ, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला और है, एक और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला आ जाएगा, बताओ यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ या ना बोल दो, ना आए तो बोलो। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसको आना होगा, इसको आना होगा, इसको हमने निकाला है, इसकी हिम्मत ये ना आए। तो ये फॉर्मूला 1 हो गया यहाँ से, और ये फॉर्मूला 2 हो गया यहाँ से। ये सुन लो, फॉर्मूला 1 आ गया और फॉर्मूला 2 आ गया, फॉर्मूला 1 आ गया और फॉर्मूला 2 आ गया। बताओ कोई समस्या,
आए ना, चले आगे, यहाँ तक कोई आपत्ति? ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से। अब अगर मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ लेट से, ठीक है, मोल समझ में आया क्या? मान लो कि रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज गिविंग अस 2NH3। तो हमारे पास ना यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके साथ जो नंबर लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, अंडरस्टूड है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। अब सुनना ध्यान से, बाय डिफॉल्ट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक ही मोल है या 3 मोल है या 2 मोल है, बट अगर बाय डिफॉल्ट मानना पड़े, हमें कुछ नहीं दिया तो हम मान लेंगे भाई यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है और यहाँ पे क्या है 2 मोल है, ठीक है। ये सुन लो, इस रेशो में होते हैं मोल्स नॉर्मली। हो सकता है ये 100 मोल हो, ये 300 हो, ये 200 हो, 10 लाख, 30 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। ये सुन लो, आए ना, चले आगे। अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल दूं, ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है, वहां पर मेरे पास 1 मोल N2 है और 3 मोल H2 है और 2 मोल NH3 है। यस और नो, 2 मोल NH3 है। बोलो, क्या इस बात में कोई समस्या? क्या इस बात में कोई समस्या? यस और नो बताइए, कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अगर ऐसा है, अब आपको जो है, जो मुझे बताना है वो क्लियर बहुत इजीली हो जाएगा। मोल्स वगैरह हमें पता ही है क्या है, ठीक है। चलिए अब आइए पीछे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस अब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर थे हम लोग। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है हमारे हमको? ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नोर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ मैटर लिखा है, मैटर से मास ही मतलब है, मैटर का ही मास होता है, ऑब्वियस सी बात है। यस और नो? तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यस और नो? और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट। लेवोजियर नाम के वैज्ञानिक ने सारा काम किया था, ठीक है। लेवोजियर का जीवन काल था 1743 से 1794। कितने साल हुआ? 43, 53, 63, 73, 83, 93, मोटा मोटा 41 साल, 41 ईयर्स का जीवन जिया था। उसमें कितना सारा काम किया। लेवोजियर ने एक और चीज की थी, क्या? लेवोजियर क्लासिफिकेशन पीरियोडिक के अंदर, ठीक है। देखो 40-40 साल वैज्ञानिक जी के कितना काम करके जा रहे हैं। और आज के समय पे क्या हो रहा है हमारे आसपास? लोग 70 साल 80 साल जीते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। या सुन लो, यहाँ 40-40 साल में कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं। हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, 38 साल 39 साल जिए थे और क्या जीवन जिया, ठीक है। आई थिंक 1802 में उनकी मौत हुई थी, और सॉरी 1902, 1902 में उनकी मौत हुई थी और जन्म था 62 के आसपास, 1862 के आसपास। क्या जीवन जिया, ठीक है। तो ऐसे जीवन से आप भी प्रेरणा लें, ठीक है। आप लोग भी क्या लें? प्रेरणा लें, ठीक है। चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करूंगा, जो कि प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। 1754 के अंदर जन्म था, 1826 के अंदर मौत थी। क्या कहा उन्होंने? A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Oh my god, ये अमेजिंग बात कह दी। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन। और इसकी एक्सप्लेनेशन ना मैं तभी कर पाता जब मैं आपको बता देता क्या, मोल्स वगैरह। बट विदाउट मोल्स ये सब आपको समझ नहीं आता, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझो। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, पानी है, ठीक है। पानी बना है इस प्रकार से, H2 plus 1/2 O2 is giving us पानी। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और यहाँ से लेट से लिक्विड बन गया, ठीक है। विजिबल है ना? हाँ, ठीक है।
सुनना ध्यान से, यहाँ पर H2 का 1 मोल है, बोलो यस और नो, और O2 का हाफ मोल है। एक काम करो, H2 का 1 मोल है, O2 का हाफ मोल है, मैं ये नहीं कह रहा कि H2 का 1 मोल ही होगा और O2 का हाफ मोल ही होगा, इस रेशो में मोल होंगे। हम सिंपलेस्ट रेशो एज्यूम कर लेते हैं भाई, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसका हाफ मोल है, सिंपल सी बात है। तो अगर इसका 1 मोल है, इसका हाफ मोल है, इसका मास निकालो कितना आएगा। अगर इसका 1 मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास से इसका मास, जो इसका गिवन मास है वो 2 ग्राम आ जाएगा। 2 ग्राम, देखो मैंने क्या किया है, मैंने किया ये है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास और मोलर मास, यहाँ से गिवन मास 2 ग्राम आ गया, ठीक है। चले आगे, तो यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम। ओके, इसी प्रकार से O2 का निकालते हैं। O2 का मोल है 0.5 इक्वल टू गिवन मास और O2 का मोलर मास है 32। तो यहाँ से कितना आएगा, ये सोल्व करके इसका मास आ जाएगा 16 ग्राम। कितना ग्राम, 16 ग्राम। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कह रहा है कि जो मास की जो रेशो है ना वो सेम रहेगी। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से रेशो लूं 2:16, 2:16 का रेशो लूं, जिसमें 2 मास है H2 का और 2 का मास है 16 ग्राम, जिसका की रेशो 1:8 आ जाएगा, जिसका की रेशो 1:8 आ जाएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को पहले देसी तरीके से सुनो, ठीक है, ये मेरा मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कह रहा है, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में पानी बना है, प्रोडक्ट पानी, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाए तो क्या कह रहा है भाई, पानी चाहे दिल्ली का हो, पानी चाहे गुड़गांव का हो, पानी चाहे जयपुर का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे अंबाला का हो, चाहे जलंधर का हो, पानी कहीं का भी ले लो तुम, चाहे तालाब का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नल का हो, नल मतलब टूटी, कहीं का पानी ले ले, हर पानी में जो ये रेशो है ना, ये 1:8 रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के पानी में 1:10 है, यहाँ 2:3 है, यहाँ 3:7 है, ऐसा नहीं होने वाला। क्या होने वाला है, 1:8 रहेगा, चाहे कहीं का पानी हो। बात समझ गई, ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट देख ले, ए गिवन, दोबारा जा, दोबारा ए गिवन कंपाउंड, कलर चेंज करते हैं, ए गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of element by weight। वेट के प्रोपोर्शन में सेम रहेगा, 1:8 है तो 1:8 रहेगा। बोलो बात समझ में आई है, सुन लो, बात समझ में आ गई क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया है ना, बोलो। चले आगे, कोई समस्या यहाँ तक। ओके, आप सभी को नमस्कार मेरा, आइए डिस्कस करते हैं आगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोगों को शुरू करना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बता दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं, सुनना ध्यान से क्या बोलता है ये लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था, मुझे याद है एग्जांपल हमने कहा था, पानी है, चाहे तालाब का, चाहे कुएं का, चाहे दिल्ली का, गुड़गांव का, पुणे का, जयपुर का, कहीं का भी पानी है, उस पानी के अंदर ना हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशो होगी वो 1:8 होगी। मैंने एग्जाम्पल पानी का लिया था, आप किसी भी कंपाउंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, CO2 का या H2O2 का, कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है स्पेसिफिक रिएक्टेंट से, ठीक है। हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे आते हैं। पहले एनसीईआरटी की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको हम समझेंगे अपने तरीके से, ठीक है। क्या बोलता है, इफ टू एलिमेंट्स can combine to form more than one product, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अपने तरीके से मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है, सुना यहाँ पे ध्यान दो, सामने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मान लो 2 रिएक्टेंट है, लेट से मैंने लिया H2 और O2, H2 और O2 ने मिलकर बनाया पानी, ठीक है, ये सुन लो, H2 और O2 ने मिलकर क्या बनाया, पानी बनाया। और इसी प्रकार से लेट से H2 और O2 ने मिलकर H2O2 बनाया। तो 2 रिएक्टेंट्स मिलकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पहली शर्त यहाँ पर रख दी गई है, उस शर्त को फुलफिल भी कर लिया है हमने 2 रिएक्शंस लिखकर। 2 रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं।
अब देखो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ दोनों ही रिएक्शंस में क्या करेंगे हम लोग, स्टोइचियोमेट्री पर ध्यान देंगे। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर अगेन 1 है और यहाँ पर अगेन 1 है। ठीक है, तो मैंने अभी ही बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टोइचियोमेट्री का जो सिंपलेस्ट मीनिंग हम लोग ले सकते हैं वो क्या है, मोल्स। स्टोइचियोमेट्री हमें मोलर रेशो बताती है, लेकिन समझने के लिए हम मोल मान लेते हैं। यहाँ पर H2 है 1 मोल, यहाँ पर है 0.5 मोल, अगेन यहाँ पर H2 है 1 मोल और O2 भी है 1 मोल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझना, पढ़ तो तुम लोग एनसीईआरटी से, स्टेटमेंट में कुछ नहीं रखा, समझ लो। किसी भी एक रिएक्टेंट का, जो दो रिएक्शंस हमने लिखे हैं उसमें किसी भी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 मोल H2 है, तो कितना मास आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। कैसे निकालोगे 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास से गिवन मास निकाल देना। H2 का मोलर मास पता है और यहाँ हमें मोल पता है। ठीक है, यस और नो। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा 2 ग्राम, बोलो यस और नो। 2 ग्राम और 2 ग्राम, हमारे पास जो दो रिएक्शंस हैं वह मास आ गया कितना कितना ग्राम, 2 ग्राम और 2 ग्राम। ठीक है, हाँ ना बोलो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सुनना, जो मेरा O2 का मास है, ऐसे हम लोग O2 का मास निकाल लेंगे। O2 का जो मास आएगा 0.5 मोल के कोरस्पॉन्डिंग वो आएगा 16 ग्राम। सर 16 ग्राम कैसे, अरे मूर्खो इस फॉर्मूले को लगाओ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 0.5 मोल है इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है, O2 का मोलर मास 32 है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 32 इंटू 0.5, 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यस और नो। और इसी प्रकार से मैं O2 के लिए करूंगा। O2 के केस में क्या आएगा, O2 के केस में 1 मोल है तो 32 ग्राम मास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, हमने रिस्पेक्टिव मासेस निकाल लिए जो रिएक्शंस हम लोगों ने ली है। आगे चले। तो देखो यहाँ पर 2 ग्राम है, यहाँ पर 2 ग्राम है, यहाँ पर 16 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो, किसी एक रिएक्टेंट का मास दोनों रिएक्शन से फिक्स कर दो। तो जब फिक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इन दोनों ही रिएक्शंस में मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि देखो हाइड्रोजन का जो मास है 2 ग्राम और 2 ग्राम, वो क्या है, वो फिक्स है, यस और नो, वो फिक्स है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि किसी एक रिएक्टेंट का मास, फिक्सिंग द मास ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद जो दूसरा रिएक्टेंट बचेगा उसके जो मासेस का रेशो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा। क्या कहना चाहता हूं, H2 का मास फिक्स कर दिया तो दोनों रिएक्शंस में O2 का मास ले लो, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2, तो वो 16:32 आएगा, वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगा। बात समझ में आई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। 32 लिया, फिक्स किया, 1:2 आ गया। बताइए कोई दिक्कत, किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दिया, किसका फिक्स किया, हाइड्रोजन का। सर क्या हाइड्रोजन का ही कर सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन का कर ले, तेरे को किसने मना किया। सर क्या इतने पे ही फिक्स करना जितना दे रखा है, नहीं तू 5.5 3.2 किसी भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक डाटा पर फिक्स कर ले, उसके बाद रेशो ले। सर कैसे करना है फिक्स, यूनिटरी मेथड लगा, देख लो। जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया मैं O2 का मास फिक्स करूंगा 3.2 ग्राम पर, तो दोनों रिएक्शंस में O2 3.2 ग्राम लेना है। तो पहली रिएक्शन यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी। 2 ग्राम H2 है, 16 ग्राम O2 है, तो 2 ग्राम H2 इज विद 16 ग्राम O2। तो मैंने कहा 3.2 O2 फिक्स करना है, तो 1 ग्राम O2 के साथ कितना H2 रिएक्ट करेगा, 2/16। 3.2 के साथ कितना करेगा, 2/16 इंटू 3.2 ग्राम H2, तो 3.2 ग्राम O2 के साथ इतना ग्राम H2 रिएक्ट करेगा रिएक्शन 1 में। इसी प्रकार से मैं रिएक्शन 2 में निकाल लूंगा। रिएक्शन 2 में क्या है, 2 ग्राम इज विद 32 ग्राम, 2 ग्राम इज विद 32 ग्राम O2, 1 ग्राम O2 के साथ 2/32 ग्राम H2, और 3.2 के साथ 2/32 इंटू 3.2। इसकी अब सुन, पेन रख दे प्लीज। इसकी और इसकी रेशो ले ले, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगी। जिसको समझ नहीं आया वो श्योर हो सकता है कि उसको मैथ्स नहीं आती, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री की बात है ही नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, फिर भी ना आए दोबारा देखना, फिर भी ना आए तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना मुझे,
फिर कोई जुगाड़ू तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल जमीनी वाला यही हो सकता है। चले आगे, ये सुन लो, ये सुन लो, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चले, ओके। तो ये थी हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही किया है, ठीक है, नीचे एग्जांपल दे रखा है, देख लो, H2O2 फिक्स कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, फिर ऑक्सीजन की रेशो ले ली 1:2 आ गई, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, सुना ध्यान से, 1808 में दिया गया था। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहली शर्त क्या इस लॉ की कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। जो मुद्दे की बात है वो देख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होगा। दूसरी बात क्या बोल दी गई है, मैं सीधा बिल्कुल मुद्दे की बात पर आऊं तो ये लो बोलता है कि ना जो स्टोशियोमेट्री ना हमारी, ठीक है, सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है वो तो तुम पढ़ ही लोगे, पहले स्टोशियोमेट्री देख लो। जो हमारा रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन है हमारी, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की स्टोशियोमेट्री है, वॉल्यूम उस स्टोशियोमेट्री की रेशो में ही होंगे। देखो देख लो देख लो देख लो, पेन रख दो एक बार, पेन रख दो, देखो यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, गेल उसे लो, 2 लाइन में खत्म कर देता हूँ, पढ़ते रहना तुम, 2 लाइन में खत्म करता हूँ। गेल उसेक लो, गेल उसेक लो, गेल उसेक लो ये बोलता है कि मान लो रिएक्शन है N2 + 3H2 इज गिविंग अस 2NH3। पहली बात तो ये लो सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सभी गैसेस हो, ठीक है। पहली बात तो वैलिड फॉर गैसेस ओनली, वैलिड फॉर गैसेस ओनली, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। फिर क्या बोलता है, जो हमारा स्टोशियोमेट्री है ना, वॉल्यूम उसी रेशो में होगा, यानी कि ये 1 ml हो सकता है, ये 3 ml, ये 2 ml, ये 10 ml, ये 30 ml, ये 20 ml, ये 1000 लीटर, ये 3000 लीटर, ये 2000 लीटर। तो जो वॉल्यूम है वो इस रेशो में होगा, ये कह रहा है हमारा गेलुसक लॉ। रेशो में होगा, जरूरी नहीं है कि 1:3:2 ही हो, उस रेशो में होगा। ये शर्त क्या है, शर्त क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। कहाँ गया, मैंने ऊपर लिखा था शायद, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर और प्रेशर क्या हमारे पास कांस्टेंट हो। बोलो ये सुन लो, बात समझ में आ गई, हाँ ना, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चलें, ठीक है। गेल उसेक लो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ना जो गेल उसेक लो की जो फंक्शनिंग है वो किसने एक्सप्लेन की थी, एवोगैड्रो ने 1811 में। तो वहां से आता है हमारे पास एवोगैड्रोस लो, एवोगैड्रोस लो। एवोगैड्रो लो भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पे पहले मेरे तरीके से सुन लो, क्या है, मेरे तरीके से सुन लो, ठीक है। फिर तो पढ़ते देखो, आई होप कि पहले मेरी एक्सप्लेनेशन फिर एनसीईआरटी, ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने से सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये सैकड़ों बच्चों का यही रिव्यू है, इसी रिव्यू जो ऑफलाइन मैंने देखा है, इसी रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं जो है चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। चलिए आइए, एक सेकंड रुकेगा आईपैड, हाँ ठीक है, हाँ चलिए सुनिएगा, ठीक है। देखो सुनो, एवोगैड्रोस लो, एवोगैड्रोस लो क्या बोलता है कि एट अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सुनिएगा, मान लो 2 गैस है मेरे पास, गैस ए है ये, लेट्स से 5 लीटर है, 5 लीटर, और एक गैस बी है अगेन, ये भी अगेन क्या हमारे पास 5 लीटर है, 5-5 लीटर दोनों गैसेज हैं, 5 लीटर ये और 5 लीटर ये। दोनों गैसेज का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल है, हमने इक्वल ले लिया है, तो दोनों के मोलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। आओ देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो सुनो, मैं मान लेता हूँ दोनों गैस आइडियल गैस है, जिसको नहीं पता, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, PV = nRT।
अब दोनों के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। पी इक्वल टू एनआरटी, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम। नीड नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन की, बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, क्या होता है आगे आएगा टी टेम्परेचर। अब ना एन आर टी में आर टी दोनों कांस्टेंट है, आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया ये अपने लो के अंदर, पी भी कांस्टेंट लिया है, तो क्या बोल दूं V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी आएगा। बोलो गैस वन के लिए V1 मान लो जो कि 5 लीटर है, वो क्या आएगा एन आर टी बाई पी होल वन, यस और नो। ऐसे V2 क्या जाएगा एन आर टी बाई पी होल टू। अब मुझे पता है V1 तो V2 के बराबर है, मैंने इक्वेशन में लिया है, तो यानी कि एन आर टी बाई पी का 1 इक्वल टू एन आर टी बाई पी का 2 बराबर होगा। प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट है, कट जाएंगे लिए हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कट जाएंगे, आर तो कांस्टेंट होता है ये गैस कांस्टेंट, तो क्या बोल दूं N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा। दोनों गैसेस के मोल्स बराबर है, इसका मतलब दोनों गैसेस के मोल्स बराबर है। अगर दोनों गैसेस के मोल्स बराबर है, अगर दोनों गैसेस के मोल्स बराबर हैं, तो मुझे पता है कि 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल सेब है, 1 मोल के लिए है, मान लो डजन, ठीक है। 1 डजन सेब है 1 डजन के लिए, दोनों 12-12 ही होंगे ना। जस्ट बिकॉज वो सेब है, ये थोड़ी कि वो 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब दोनों गैसेस के मोल्स बराबर हैं, तो दोनों गैसेस के मोलिक्यूल्स भी तो बराबर होंगे। एक मोल में इतने मोलिक्यूल हो गए, तो N1 के अंदर कितने होंगे इतना इंटू N1। लेट्स से N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N है, ठीक है। यहाँ पर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N, तो इतना इंटू N हो जाएगा। ये N1 गैस के लिए हो गया, और N2 वाले के लिए भी इतना ही हो जाएगा। बोलो क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, तो देखो ना मोलिक्यूल बराबर आ गए, मोलिक्यूल्स बराबर आ गए, मोलिक्यूल्स बराबर आ गए भाई। मोल्स बराबर है तो मोलिक्यूल बराबर होगा। एक मोल में कितने मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल, तो N1 इक्वल टू N2 है, दोनों गैस के मोल्स बराबर है भाई। 4 मोल्स, 4 डजन सेब है, 4 डजन एप्पल है, सॉरी 4 डजन सेब है, 4 डजन केले हैं, ठीक है। 4 डजन सेब है, 4 डजन केले हैं, तो दोनों 48 ही होंगे ना। जस्ट बिकॉज वो एप्पल है, ऐसा थोड़ी कि वो 80 या 90 हो जाएगा। तो N1 मोल इस गैस के हैं और N2 मोल इस गैस के हैं, और N1 इक्वल टू N2 है, तो दोनों के मोलिक्यूल भी तो बराबर होंगे ना। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तुम्हें मोल को लेकर कंफ्यूजन हो ना, डजन से कंपेयर कर लो। जैसे 1 डजन इक्वल टू 12, ऐसे ही 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मान लो N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N है, मान लो 10 है, मान लो 10 आ गया ये, तो 10 मोल दोनों गैस हैं। एक मोल इक्वल टू इतना, तो 10 मोल इंटू 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, बस सिंपल। तो दोनों के बराबर आएंगे मोलिक्यूल्स। यही तो एवोगैड्रो लॉ है, यही तो है एवोगैड्रो लॉ, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब तुम पढ़ते रहना थ्योरी, तो अब तुम्हें बच्चों की तरह लगेगी। कितना नंबर पेज था हमारे पास? तो हमारे पास चारों लॉज आ गए, हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस खत्म कर लिए गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन सेलिब्रेट दिस मोमेंट, ठीक है। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बता चुका हूँ आपको, एटॉमिक मास में बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम 17 पेज पूरे कर चुके हैं एनसीईआरटी के, 17 पेजेस डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर ये सब भी डिस्कस कर लिया है। एवरेज एटॉमिक मास पर अब हमें शुरू करना होगा। एवरेज एटॉमिक मास शुरू करें, बोलो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? ओके, देखो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। एवरेज एटॉमिक मास सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स मुझे आपको बतानी होगी, ठीक है। वो बेसिक टर्म्स जब आपको समझ में आ जाएंगी, तब आप इजीली चीजों को समझ पाओगे। सुनना ध्यान से। एक टर्म आती है हमारे पास, इस पेज को यहाँ कर लेते हैं। हाँ, एक टर्म आती है हमारे पास आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। भाई ऐसे भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो लेट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं।
जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। ऐसे कार्बन है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि सर कार्बन की 3 फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं, तो मास 12 लेना है, 13 लेना है, 14 लेना है, मतलब कहीं क्वेश्चन में आ गया कार्बन की कहीं बात करी है, हमें कैसे पता लगेगा कि कितना मास लेना हमको, हाउ वी विल नो? तो समझाने वालों ने बताया कि आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो, हमें नहीं पता ये दिया है या ये दिया है या ये दिया है, तो वो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ले आए और एवरेज एटॉमिक मास से हमारे लिए समझना आसान हो गया। एक और एग्जांपल होता है जैसे यहाँ पे फेमस क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब हमें क्या पता कि मास 35 लेना है कि 37 लेना है, तो उसके लिए फिर हमारा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया। क्या बोलता है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, कि ना जो आइसोटोप्स है ना उसकी हमें एबंडेंस पता होनी चाहिए। एबंडेंस, एबंडेंस मतलब वो नेचर में कितना पाए जाते हैं। मान लो हमने माइनिंग की या किसी भी तरीके से कार्बन कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, उसके अंदर कितना कार्बन 12 है, कितना कार्बन 13 है, कितना कार्बन 14 है, ये अगर पता लग जाएगा तो उस एबंडेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग रेशो ले लेंगे। ये हमें बोलता है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। कि आपको सबसे पहली बात ये समझ में आई? ठीक है, मैं इसमें जो फेमस एग्जांपल है उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे क्लोरीन 35 है ना, इसकी जो एबंडेंस है नेचर में वो मिलती है 75%, और क्लोरीन 37 की मिलती है 25%। मतलब क्या, जब भी आप नेचर से क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करोगे तो 100 ग्राम क्लोरीन में 75 ग्राम ये वाला क्लोरीन निकलेगा, 25 ग्राम ये वाला क्लोरीन निकलेगा। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फॉर्मूला इसका एक आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, नेचुरल एबंडेंस, नेचुरल एबंडेंस इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इसका सिग्मा कर देंगे। ठीक है, नेचुरल एबंडेंस इनटू परसेंटेज का सिग्मा कर देंगे, सुनना ध्यान से एक बार। ठीक है, नेचुरल एबंडेंस इनटू परसेंटेज का सिग्मा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, बताइए फॉर्मूला याद है? तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, और मुझे ना एक बड़ी शिकायत है बच्चों से, वो ना एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन ना उनको पता नहीं होता कि ये जो कॉन्सेप्ट है कह क्या रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या कह रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें, ये बड़ी खतरनाक स्थिति हमारे पास हो सकती है। ठीक है, और बड़े मजे की बात है वो एग्जाम में भी कर लेते हैं ठीक ठाक, और एग्जाम के 4 दिन 5 दिन बाद उनसे बात की जाए तो क्लीन, एकदम क्लीन सा। तो ठीक है, कैसे भी करके वो लोग 12th भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आगे लॉजिकल तरीके से ही आप किसी एग्जाम को पास कर पाओगे। वहां आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, वहां आप अगर क्रैमिंग कर रहे हो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, वहां आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सर लो, ठीक है, ठीक है, हाँ ना बताइए, सुनिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले वापस आते हैं। तो क्या कहा फॉर्मूला? ठीक है, नीचे लिखते हैं, रुकिए यहाँ पे स्पेस कम है, नीचे लिखते हैं इसको नीचे। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा एटॉमिक मास इनटू नेचुरल एबंडेंस। ठीक है, आई थिंक ऊपर मैंने एटॉमिक मास नहीं लिखा था। ठीक है, एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करना है नेचुरल एबंडेंस को, और उसको डिवाइड कर देंगे फिर हम लोग 100 से, क्योंकि नेचुरल एबंडेंस किस में है? परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हटाना भी है। जैसे मान लो मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन का जो 35 है उसकी एबंडेंस है कितनी? 35, उसका मास हो गया, एबंडेंस हो गई 75, प्लस 37 इंटू एबंडेंस हो गई कितनी? 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं आइए। ठीक है, आपकी मदद मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा 35.5। कितना आएगा? तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें सिग्मा का मतलब क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल है कि अगर आपके पास दो
एलिमेंट्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, हर एक केस में से ऐड करते चले जाओगे, ऐड करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ऐड हुआ ना, ये ऐड इस सिग्मा की वजह से हुआ है, ठीक है, ये सुन लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता है, ये सुन लो। चले आगे। तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर जो है मत देखना, आप सीधा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो जो चीज़ें कंफ्यूज करती है वो अपने तरीके से बताता हूँ। सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। एटॉमिक मास मेंशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट देयर एवरेज एटॉमिक मास। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास लिखे ना, वो एवरेज एटॉमिक मास ही लिखे हैं बेसिकली। क्या लिखे हैं? एवरेज एटॉमिक मास। बोलो ये सुन लो, बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक देखो हमने सारी चीजें कर ली हैं। अब ना, अब शुरू होती है यहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। कांग्रेट्स गाइस, कंसंट्रेशन टर्म्स पर अब हम लोगों को जाना है। कंसंट्रेशन टर्म्स अब हम लोग शुरू करेंगे। हम जो है चैप्टर के ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। 50% से ज़्यादा पार्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलिए, बताइए आगे चलिए। ये सब तो हो गया जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले ही, ठीक है। तो जो सीधा ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, पहले प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एनसीईआरटी एनालिसिस की, तो उसको आप देखिए, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स शुरू करें। अब हमें शुरू करनी है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को इसके अगले वाले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ हम इसको रोकते हैं अभी, और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।